क्लास 9 का चैप्टर 1 फिजिक्स का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। तो पहले हम बता चुके हैं साइंस का अर्थ होता है समझ। साइंस को दो भागों में बांटा गया, एक लिविंग का हिंदी सजीव, एक नॉन लिविंग जिसको निर्जीव कहते हैं। इसके आधार पर सजीव को बांटा गया है बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान, और इसको दो भाग में बांटा गया है, एक को केमिस्ट्री अर्थात रसायन शास्त्र और दूसरा हो गया फिजिक्स यानी भौतिकी शास्त्र। तो इतना इन सबों के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। बायोलॉजी के जनक अरस्तु कहलाते हैं, रसायन का लाभाजे कहलाता है, और ये जो फिजिक्स है, फिजिक्स का जो पितामह कहलाता है न्यूटन कहलाता है। यदि ऑप्शन में न्यूटन ना हो तो गैलीलियो रहेगा, यदि गैलीलियो रहेगा तो न्यूटन का नाम नहीं रहेगा, यानी पहला ऑप्शन हमारा होगा न्यूटन। अगर न्यूटन ना हो तो गैलीलियो आंसर होगा। तो ये था फिजिक्स का थोड़ा इंफॉर्मेशन। अब फिजिक्स कहते किसे हैं? तो फिजिक्स एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाली वह प्रक्रिया है जिसे हम बार बार दोहरा सकते हैं, उसे बोला जाता है भौतिकी परिवर्तन, या उसी को कहा जाता है भौतिकी। यानी इसमें जो भी कंपोनेंट बनेंगे वो पुनः मूल अवस्था में आ जाएंगे, जबकि रसायन शास्त्र में इस प्रकार नहीं होता है। रसायन शास्त्र में मूल यौगिक से नए यौगिक का निर्माण होता है, और यहाँ जो हम पढ़ेंगे इसमें नए यौगिक से मूल यौगिक और मूल यौगिक से नए यौगिक का हमेशा निर्माण होते रहेगा। तो इसी को हम बोलते हैं भौतिकी। अब विज्ञान और मापन, पहला चैप्टर है विज्ञान और मापन, अर्थात विज्ञान जो हमारा विषय होता है, इस विषय में अलग अलग दूरी के लिए अलग, त्वरण के लिए अलग, सभी प्रकार की दूरियां, विस्थापन, त्वरण वगैरह वगैरह, जो भी राशि हो, किलो वगैरह वगैरह, जितनी भी राशियां होती है, इन सबों को हम अलग अलग माध्यम से और अलग अलग पद्धति से गणना करते हैं। तो इस गणना को ही बोला जाता है मापन। विज्ञान की गणना करने की पद्धति ही कहलाता है मापन। अब विज्ञान क्या है? सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। यानी बिना हानि का ही जो ज्ञान हमको अच्छा तरीका से प्राप्त हो वही विज्ञान हो गया। आगे विज्ञान दो मुख्य शाखाएं, विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं, पहला है भौतिकी विज्ञान, दूसरा है जीव विज्ञान। भौतिकी विज्ञान का संबंध निर्जीव पदार्थों और उनसे संबंध घटनाओं से होता है। जीव विज्ञान का संबंध सभी सजीव पदार्थों और उनसे संबंधित घटनाओं से होता है, जो हम यहाँ ऑलरेडी बता चुके हैं। भौतिकी विज्ञान की दो शाखाएं, एक भौतिकी है और एक रसायन शास्त्र है। जीव विज्ञान की भी दो शाखाएं होती है, एक वनस्पति विज्ञान जिसमें पेड़ पौधा का अध्ययन करते हैं, और एक होता है प्राणी विज्ञान जिसमें जीव जंतु का अध्ययन करते हैं। किसी वैज्ञानिक के काम करने के तरीके अर्थात वैज्ञानिक विधि के 5 अंग हैं। पहला है घटनाओं का सावधानी पूर्वक किया गया प्रक्षेपण, दूसरा है संभवित कारणों का अनुमान लगाना, तीसरा है प्रक्षेपणों और प्रयोगों द्वारा उन कारणों की जांच करना, चौथा है जांचों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, पांचवा है आवश्यकता अनुसार विचारों और सोच में अपरिहार्य परिवर्तन करना। ये सभी जो कारण हैं, ये कारण ही निर्भर करते हैं भौतिकी के क्रियाविधि पर। किसी एक राष्ट्र या किसी एक काल के नहीं होते, वे समस्त मानव जाति के लिए होते हैं। विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये जो अल्बर्ट आइंस्टीन है, इसने कहा कि विज्ञान जो है किसी भी राष्ट्र के लिए, एक व्यक्ति के लिए नहीं, इस सभी व्यक्ति के विकास और समृद्धि के लिए जो अपनाई गई पद्धति है उसे ही भौतिकी कहा जाता है। ये बोले थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। अब मापन क्या है? विज्ञान मापन पर आधारित है। मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। किसी राशि का परिणाम उसके मात्रक के रूप में या तुलना करके ज्ञात किया जाता है।
तो यहाँ पर जो है मात्रक, मात्रक को याद रखना है, और परिणाम को, परिणाम से ही ज्ञात होते हैं मात्रक। तो परिणाम क्या होगा, किसी भी राशि को, भौतिकी के विषय में किसी भी राशि को हम जो मापन की विधि होगी उसका एक परिणाम होता है। अभी आगे जाने, किसी राशि के परिणाम के पूर्व विवरण के लिए निम्नलिखित दो बातों को मानना आवश्यक होता है, यानी जानकारी आवश्यक है। पहला है एक मात्रक जिसमें राशि को व्यक्त किया गया, दूसरा एक सांख्यिकी जो यह बताता है कि दी गई राशि में वह मात्रक कितनी बार शामिल हुआ है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। भौतिकी राशियां, भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिकी राशि कहते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा, वेग इत्यादि। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, एक आधारी राशि, एक व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि किसे कहते हैं, वे हैं जो स्वतंत्र मानी जाती है, वे राशियां जो स्वतंत्र मानी जाती है उसे आधारी कहते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि। वास्तव में आधारी राशियां 7 है, यानी आधारी राशि की संख्या कितनी है, 7। दूसरा है व्युत्पन्न राशियां, वे राशियां जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य, ऊर्जा आदि, ये सभी व्युत्पन्न राशि है। दूसरा माध्यम में हम कह सकते हैं आधारी राशि से बनाई गई राशि कहलाती है व्युत्पन्न राशि, आधारी राशि से बनाई गई राशि कहलाती है व्युत्पन्न राशि, और जो मूल राशियां होती है और स्वतंत्र होती है उसे कहते हैं आधारी राशि। मात्रकों की पद्धति, तो मात्रकी, यहाँ पर मात्रकों की पद्धति में जो हम पढ़ेंगे, आधारी राशियों के मात्रक को आधारी मात्रक और व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यानी मात्रकों की पद्धति में आधारी को आधारी और व्युत्पन्न को व्युत्पन्न पढ़ते हैं। वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं होते हैं आधारी कहलाता है, जो मात्रक अन्य पर निर्भर नहीं हो उसे हम आधारी मात्रक कहते हैं। उस मात्रक को जो आधारी मात्रकों पर निर्भर करता है, अर्थात जिसे आधारी मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है, वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। तो जो स्वतंत्र हो ओकरा कहते हैं आधारी मात्रक, और जो आधारी मात्रक से बनाया जाता है उसे कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों, आधारी तथा व्युत्पन्न दोनों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। या तो वो आधारी होगा या तो वो व्युत्पन्न होगा। पूरे विश्व में आधारी मात्रकों की कई पद्धतियां प्रचलित थी, उनमें कुछ प्रमुख है। पहला है फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, इसको बोलते हैं FPS पद्धति। ये ब्रिटेन में सबसे अधिक लागू होता है। फुट, लंबाई को फुट में, और द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को सेकंड में ज्ञात करते हैं, इसे FPS पद्धति कहते हैं। दूसरा है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, लंबाई को सेंटीमीटर में, ग्राम, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकंड में, इसे बोलते हैं CGS पद्धति। इसी पद्धति का सबसे ज्यादा हम उपयोग करते हैं, CGS पद्धति का। तीसरा है मीटर किलोग्राम पद्धति, लंबाई को m से और किलोग्राम को kg में, और समय के लिए सेकंड का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर S से, इसको बोलते हैं MKS पद्धति। इस पद्धति का उपयोग पहले सबसे ज्यादा अगर उपयोग होता है तो CGS पद्धति, उसके बाद होता है MKS पद्धति। इस पद्धति का प्रयोग बहुत ही कम करते हैं। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, अक्टूबर 1960 में पेरिस के निकट सेवेरे नामक स्थान पर संपन्न 11वीं तौल एवं माप महासम्मेलन में लंबी परिचर्चा के बाद मात्रकों की एक नई अंतरराष्ट्रीय पद्धति का आविर्भाव हुआ। पहले 6 था, अब जाके 7 हुआ। इनमें 6 आधारी मात्रकों को परिभाषित किया गया। 1970 में संपन्न 14वीं तौल एवं माप के महासम्मेलन में 7वां आधारी मात्रक मोल जोड़ा गया। इस नई पद्धति को उसके फ्रांसीसी नामकरण के कारण संक्षेप में SI मात्रक के नाम से जाना जाता है। इस पद्धति में ज्यामिति के 2 राशि समतल कोण और घन कोण जो भौतिक राशि नहीं है के मात्रकों को भी संपूरक मात्रक के रूप में परिभाषित किया गया। तो ये कब किया गया? 14वीं मापतौल सम्मेलन में 1960
70 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब किया गया? 7वीं जो जोड़ा गया मोल को, पदार्थ की मात्रा क्या होता है? मोल। तो इसे कब जोड़ा गया? 1970 में। कैसी मतलब कैमी तौल सम्मेलन था? तो 14वीं तौल सम्मेलन था, जिसमें 7वां मात्रक मोल को जोड़ा गया। आधारी राशियां और उनके एसआई मात्रक। आधारी राशि कौन कौन है? तो आधारी राशि है लंबाई पहला, इसका एसआई मात्रक होता है मीटर, और संकेत अक्षर होता है यम, छोटी यम। दूसरा है द्रव्यमान यानी मास, केजी होता है। समय टाइम सेकंड को एस से दर्शाते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर से बड़ी ए से दर्शाते हैं। ताप या तापमान को केल्विन से छोटी के से दर्शाते हैं। यहाँ 6ठा नंबर ज्योति तीव्रता कैंडेला सीडी से दर्शाते हैं। 7वां पदार्थ का परिमाण मोल से दर्शाते हैं, मोल नहीं लिखते। तो ये हो गया जो 7 के 7 आधारी राशियां हैं। ये राशियां स्वतंत्र रूपी होते हैं, इन्हें व्यक्त करने के लिए किसी भी मात्रा की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है संपूरक राशियां और उसके एसआई मात्रक। तो वे राशियां जो आधारी राशि से बनाए जाते हैं उसे संपूरक या व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यहाँ देखना है, पहला है संपूरक राशियां, इसका एसआई नाम और यहाँ पर संकेत अक्षर। पहला है समतल कोण रेडियन आरएडी, दूसरा है घन कोण अस्टेरेडियन एसआर। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात क्या क्या है? पहले हिंदी में भी मात्रकों के संकेत अक्षर अंग्रेजी के अक्षर ही होंगे। मात्रकों के अंग्रेजी नामों को कैपिटल लेटर से प्रारंभ नहीं करना चाहिए। मात्रकों में बहुवचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मात्रक ग्राम के लिए संकेत अक्षर जी लिखना चाहिए, ना कि जीएम। किलो के लिए संकेत अक्षर स्मॉल लेटर के है और केल्विन के लिए कैपिटल लेटर बड़ी के लिखना चाहिए। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना होता है। किस चीज को लिखने के लिए? तो मात्रकों को लिखने के लिए और व्यक्त करने के लिए। मानक एसआई उपसर्ग प्रायः मापों को आधारी या व्युत्पन्न एसआई मात्रकों के पदों में व्यक्त करना बहुत सुविधाजनक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? सभी मात्रक अलग अलग होते हैं, सभी राशियां भी अलग अलग होती है और व्यक्त करने के लिए अलग अलग मात्रा का प्रयोग करना होता है। तो ये जितना आसान हम समझते हैं उतना आसान होता नहीं है। इन्हीं कारणों से अंतर्राष्ट्रीय सहमति से एसआई उपसर्ग परिभाषित किए गए हैं, जिन्हें तालिका में दिया गया है। यहाँ 10 के पावर -3 को मिली छोटी एम, 10 के पावर -6 माइक्रो का चिन्ह है। ये माइक्रो का चिन्ह इस प्रकार देते हैं। 10 के पावर -9 नैनो एन, 10 के पावर -12 पिको पी, 10 के पावर -15 फेमेटो एफ, 10 के पावर -18 एटो ए छोटी है। अब इसके बड़े गुणज उपसर्ग संकेत, ये अंश मान था, ये गुणज है। 10 के पावर 3 किलो के, 10 के पावर 6 मेगा एम, 10 के पावर 9 जीगा जी बड़ी जी, 10 के पावर 12 टेरा बड़ी टी, 10 के पावर 15 पेटा बड़ी पी, 10 के पावर 18 एक्सा बड़ी। इस प्रकार हम मात्रकों के उपसर्ग को व्यक्त करते हैं और साथ ही साथ उसके गुणजों को दर्शाते हैं। जहां इसका उपयोग करना होता है उपयोग करते हैं। इन सभी एसआई मात्रकों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होता है कि यहाँ पर वैज्ञानिक पद्धति को ध्यान में रखा जाता है। एक अंक को रखना होता है, बाकी सभी अंकों को दशमलव पत्ती में बदलना होता है। इस पद्धति को ही बोलते हैं वैज्ञानिक पद्धति, और हमेशा वैज्ञानिक पद्धति में ही लिखना चाहिए। विभिन्न पद्धतियों में मात्रक और उसके संबंध क्या है? किसी भी व्युत्पन्न राशि के व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने के लिए हम निम्नलिखित की सहायता लेते हैं। अर्थात आधारी राशि को मिलाएंगे तो बनेगा व्युत्पन्न राशि। उस व्युत्पन्न राशि को परिभाषित करने वाले समीकरण और उस समीकरण में शामिल आधारी राशियों के आधारी मात्रक। उदाहरण के लिए पहला है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल का मात्रक होता है लंबाई का मात्रक चौड़ाई का मात्रक, अर्थात मीटर गुना मीटर मीटर स्क्वायर।
आयतन का होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। आयतन का मात्रक मीटर गुना मीटर गुना मीटर, मीटर क्यूब। घनत्व का मात्रक होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ से घनत्व का मात्रक होगा द्रव्यमान के लिए केजी, आयतन के लिए मीटर क्यूब, अर्थात केजी प्रति मीटर क्यूब या केजी मीटर इनवर्स 3। दाब का होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब का ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर होता है या न्यूटन मीटर इनवर्स 2, जिसे हम पास्कल संकेत में पीए कहते हैं। अतः 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। गैसीय दाब को मापने का एक मात्रक एटमॉस्फेयर संकेत एटीएम वायुमंडलीय दाब में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 1.013 गुना 10 के पावर 5 पास्कल, लगभग 1.01 गुना 10 के पावर 5 पास्कल। ये होता है एक वायुमंडलीय दाब बराबर, इसी को एटीएम बोलते हैं, एटमॉस्फेयर, और ये माप बताता है। यहाँ दूसरा है ताप और उष्मा के मात्रक। मापों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ताप या तापमान के मापन के लिए केल्विन मापक्रम का व्यवहार किया जाता है। बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बदलेंगे तो 273.15 केल्विन, इसी को 273 केल्विन लगभग माना जाता है। जल का क्वथनांक यानी कि खौलने यानी कि गर्म होने का, वाष्प बनने का 100 सेल्सियस, इसको बदलेंगे केल्विन में तो 373.15 लगभग 373 केल्विन लगभग होता है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, जिसका संकेत छोटी जी होता है, छोटी जे होता है, जे। 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 1000 कैलोरी। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल, इसको 4.2 जूल भी बोलते हैं, क्योंकि 1 के बाद 8 6 है तो इसको लगभग 2 जूल बोलते हैं। तथा 1 कैलोरी बराबर होता है 4186 जूल, इसको हम लगभग 4200 जूल, लगभग में 42 यानी 4.2 केजी जूल लगभग बोलते हैं। इस प्रकार हम मात्रकों को अलग अलग राशियों में व्यक्त करते हैं।